हेलो। यस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का सब्जेक्ट एकदम वेरी इंटरेस्टिंग है, मतलब हाउ टू कम आउट ऑफ डेट ट्रैप। 31 अगस्त को मोराटोरियम खत्म होने वाला है। तो बहुत लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि डेट है, मतलब जो लोन लिया हुआ है उसको कैसे सर्विस करने का। तो इसके लिए आज का टॉपिक मुझे ऐसे लगता है कि एकदम अप्रोप्रिएट है। तो परफेक्ट 1 घंटा में बात करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि ये 1 घंटे के एंड में आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंसाइट मिले जिसके वजह से अगर आपके ऊपर डेट है तो वो आप मैनेज कर सको, उसमें से बाहर आ सको। और अगर डेट नहीं है तो लाइफ में कभी डेट लेने की, मतलब लोन लेने की आपके ऊपर बारी नहीं आए आए ऐसे ट्राई करेंगे। आज का जो वेबिनार है उसमें एंड में आपको 3 चीजों का क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा मिलेगा लॉजिकल आंसर मिलेगा, मैथमेटिकल आंसर मिलेगा। फर्स्ट 4 स्ट्रेटजीज मिलेंगे कि अगर आपके ऊपर होम लोन है या भी कोई भी लोन है तो वो सबसे जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके स्ट्रेटजीज। अगर आपके पास लमसम अमाउंट आता है तो प्रीपे करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर एक मैथमेटिकल लॉजिकल सॉल्यूशन कैलकुलेटर आपको मैं बताऊंगा। अगर आप प्लान कर रहे हो कि घर लेना है, मतलब बाय करना है या रेंट पे रहना है, तो ये हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होता है कि बाय करना चाहिए या रेंट में पे रहना चाहिए। तो अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, लेकिन उसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके बेनिफिट के लिए मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में थोड़ा-सा। मेरा नाम आदित्य पालव है और ये मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ लास्ट 3 इयर्स से। और इससे पहले मैं अलग-अलग 3 टाइप के बिज़नेसेस कर चुका हूँ और उसको बेच के ये बिज़नेस में आया हूँ फाइनली। ये मेरा पैशन है एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट को पढ़ना, इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करना और नंबर्स के ऊपर मुझे बहुत प्यार है। तो ये फील्ड मेरा एक पैशन है। करंटली मेरे 325 प्लस क्लाइंट्स है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से मोस्ट ऑफ द मुंबई और पुणे में से है। और 4.2 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब मैं मैनेज कर रहा हूँ। और मेरा प्रोफेशनल मिशन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए हेल्प करना और हैप्पी रिच लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करना। अभी यहाँ पे मैंने टॉपिक, मतलब वर्ड यूज किया हैप्पी रिच। तो हैप्पी रिच का डेफिनेशन ऐसा होता है मेरे हिसाब से कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो आपको हैप्पी नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मेरा आवाज आ रही है ना आपको? प्लीज चैट बॉक्स में जरा बताइए मुझे, क्योंकि मुझे समझने का कोई ये नहीं है, चांस नहीं है बाकी की आवाज आ रही है। यस। तो एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ 1990s का। जरा इमेजिन कीजिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया और पाकिस्तान। और आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और आप देख रहे हो मैच, और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने को आया है और आप बहुत खुश हो। इतने में ही आपके बाजू में आपका फ्रेंड रहता है, वो आया और वो आपको बुलाने लगा कि मेरे घर पे बहुत बड़ा टीवी है, एलईडी। हालांकि आप मानिए ऐसा, क्योंकि 1990s में एलईडी टीवी था नहीं। तो ऐसा मान के इमेजिन करके चलिए कि उसके पास में एलईडी टीवी है और वो आपको बुला रहा है और वो बोल रहा है कि हमारे अपने सब फ्रेंड्स है आए हैं, तो एंजॉय करेंगे इंडिया का विक्ट्री, बहुत मजे करेंगे। तो आप उसके घर पे चले जाते हो, आपके सब फ्रेंड्स है वहां पे, बहुत बड़ा टेलीविजन है। हेलो। सबको प्रॉपर आवाज आ रही है क्या कि ब्रेक हो रही है बीच में? हाँ। तो आप उसके घर पे जाते हो और आप उसके घर पे जाते हो और देखना चालू करते हो मैच, और सब आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। और एक दूसरा सिनारियो, अभी एक ये सिनारियो हो गया। अगर दूसरा सिनारियो, आपके घर पे एलईडी टीवी है, आप सब मैच देख रहे हो फ्रेंड्स वगैरह मिलके, इंडिया पाकिस्तान सेम मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, और आप हार रहे हो, मतलब इंडिया हार रही है मैच। तो आप सोचते हो कि नहीं, अभी मैं घर पे जाके छोटे टीवी पे देखता हूँ तो मेरा जो सॉरोज है, मतलब दुख हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो ऐसा दुख कम नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपके पास इनफ पैसा है लाइफ में तो आप हैप्पी हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसका उससे आपका लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है या सॉरोज है वो टेक केयर नहीं कर सकते।
तो एब्सेंस ऑफ मनी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मनी विल नॉट मेक यू हैप्पी, ये मेरा पॉइंट है बोलने का। तो एक्स्ट्रा मनी या एग्जैक्ट मनी कितना होना चाहिए, तो आपके लाइफ के गोल्स है। जैसे अगर आपने सोचा है कि एट द एज ऑफ 50-55 में रिटायर होना चाहता हूँ, तो अगर आपके रिटायरमेंट लाइफ को जितना चाहिए उतना पैसा अगर आपके पास है और आप रिटायर फाइनेंशियल मतलब प्रोफेशनल लाइफ से हो गए और आपके पास पैसा है, तो आपका रिटायरमेंट लाइफ बहुत बहुत हैप्पी हो सकता है। अगर आपके बेटे को यूएस में जाके सीखना है फर्दर स्टडीज और यूएस में भेजने के लिए आपके पास उतना पैसा है, तो आप हैप्पी हो जाओगे। नेक्स्ट 5 साल में अगर आपको वर्ल्ड टूर करना है और आपके पास उतना पैसा है, तो आप हैप्पी हो जाओगे। आपके लाइफ के जो भी गोल्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपके पास पैसा है, तो आप हैप्पी रिच बोल सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि हैप्पी रिच लाइफ में होना जरूरी है। एक्स्ट्रा मनी आपके लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस नहीं ला सकता है। तो हैप्पी रिच होने के लिए 2 बिलीफ्स होने जरूरी है। पहला बिलीफ मतलब नेवर लैंड नेवर बोरो, ये जो बिलीफ है उसके ऊपर आज बात करेंगे। सेकेंड बिलीफ है फॉलो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, नेवर चेज रिटर्न्स। तो ये जो सेकेंड बिलीफ है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और फर्स्ट बिलीफ के ऊपर आज सिर्फ बात करेंगे। अभी आज के जो टॉपिक है, तो सबसे पहले डेट फ्री होना जरूरी क्यों है, तो उसके मैं 4 रीजंस आपको बताता हूँ। आज का जो वुका वर्ल्ड है, वुका मतलब वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस। मतलब इमेजिन कीजिए फरवरी 2020, किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा इशू बड़ा कोरोना का हो जाएगा, उसके वजह से इकोनॉमी 4 से 5 महीना डाउन होगा, इतना बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएगा, ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ऐसे हुआ। जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या टूरिज्म में जॉब कर रहे हैं या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका फाइनेंशियली वो अनस्टेबल हो गए आफ्टर यह इम्पैक्ट। अगर उनके ऊपर होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियली वनरेबल है वो। अभी समझो एग्जांपल, नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूएस इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में जाता है या रिसेशन में जाता है, तो ऑफ कोर्स इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर आएगा, सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। और ये पीरियड में अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन है, होम लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड लोन है, तो आप फाइनेंशियली वनरेबल हो जाओगे। तो ये जो दुनिया है, इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो अगर आप डेट फ्री हो, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड्स है, तो आपका लाइफ मतलब आपके पास ब्रीदिंग स्पेस रहेगा हमेशा कि लाइफ में कुछ कर सकूं फाइनेंशियली, अगर कुछ इम्पैक्ट आया मेजर, तो उससे मैं बाहर निकल सकूं। तो इसके लिए डेट फ्री होना जरूरी है। सेकेंड चीज है कि स्ट्रेस जो है लाइफ में, आप देख सकते हो 1990s में, मतलब हमारे फादर्स के जनरेशन में किसी को अगर एट द एज ऑफ 55 या 60 हार्ट अटैक आता था, तो ऐसे बोला जाता था कि अरे इतने जल्दी हार्ट अटैक आया। या अगर किसी को 50-55 के एज में अगर डायबिटीज हो जाता था या कैंसर हो जाता था, तो एक मतलब यूनिक न्यूज बनती थी कि मतलब अरे कैसे इतने जल्दी कैसे हुआ। लेकिन आज देखिए आप 35 के एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 35-40s में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये कॉमन चीज हो गया है। कैंसर के भी केसेस आप सुनते हो। तो ये क्यों है? क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें सबको पता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे। तो अगर डेट नहीं है, तो आपके लाइफ में काफी स्ट्रेस कम रहेगा। आप जो काम करोगे वो आउट ऑफ पैशन करोगे। मतलब नेक्स्ट महीने का ईएमआई भरने के लिए या नेक्स्ट महीने के बिल्स भरने के लिए आप प्रोफेशनली काम नहीं करोगे अगर आप डेट फ्री रहोगे तो। और लास्ट पॉइंट ऐसा है कि आपके जो फ्यूचर अर्निंग्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री होके पैशन के तौर पे काम करते हो, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ फास्ट होगा और आपका अर्निंग भी फास्ट ग्रो होगा। तो ये रीजंस के वजह से आपको डेट फ्री होना इम्पोर्टेंट है। आगे जाने से पहले एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। एक मार्शलो करके एक स्वीट होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में और यूरोप में, वो जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो उसके ऊपर एक टेस्ट है, मतलब वो टेस्ट ऐसे किया जाता है कि एक मैश्लो का कैंडी दिया जाता है एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, और उसको रूम में अराउंड 15 मिनट्स वैसे ही रखते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर 15 मिनट्स तक तुमने ये नहीं खाया, तो फिर आफ्टर 15 मिनट्स में 2 मैश्लो कैंडी आपको दूंगा। तो उससे ऊपर ऐसा स्टडी किया जाता है कि मतलब आप वीडियो देखिए, फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ।
मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ इतना बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं और प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं? वो ज़रा चैट बॉक्स में डालिए आप। Marshmallow test. आपको दिख रहा है वीडियो? या Well, when you look at children and you look at all the different theories about what makes successful kids, you realize that almost all the theories are wrong because they haven't been verified. Like, for example, high IQ. You have a lot of high IQ people who become marginal members of society. And so, what is the one psychological test that correlates with success in life? And I found out that it's the marshmallow test. You get kids and ask them, do you want a marshmallow now or two marshmallows a few hours from now? And the kids that want the marshmallow now tend to be those that want shortcuts, those that don't want to do the hard work. They want the quick kill. They grab that marshmallow. But the other ones say, no, wait a minute. If I wait 2 hours, I can get two marshmallows. I can hold out. There's a pot of gold waiting for me. They're not going to take the shortcut. And so you say to yourself, well, that's a test for kids. But then you track them decade by decade by decade, and you find that they are more successful, they have a lower divorce rate, higher income, higher status in society, that don't want that simple payoff now, but are going to delay gratification into the future. And so I realized that that's the key to success in life, not just science, but in life. Don't take the shortcuts. But can it be taught? Well, part of it is your personality that is formed when you're very young. Okay, let's be very clear about that. But I think that, yes, I think that, for example, it turns out that if you do the same thing with poor children and the same thing with middle-class children, it turns out that poor children will, in general, go for the quick kill because they know that things disappear real fast. If there's money in the house, it's gone in the future. If you can show people that there is a pot of gold out there, that yes, you hold out, you go to college, you'll learn the discipline, there's a pot of gold out there. You can learn to appreciate that fact. What we have in the brain that is different from animals is we understand time. We understand the future. My grandparents came to California 100 years ago. But imagine, back then, life expectancy was 49 years of age. I mean, you were born, you had kids, and died. Life was a bitch. Now we have an increased lifespan. We have all the luxury goods. Instead of yelling out the window, which is what my grandparents did to communicate, we have the internet. And so when you look at it the long term, decade for decade, you realize the enormous progress that we've made. We constantly daydream, we scheme, we plot, we constantly think about what could be. Now let's do an experiment. Go home tonight and teach your dog the concept of tomorrow. Try it. Teach your dog the concept of tomorrow, the next week, the next year, and you realize you can't. Animals live in the present. And that's what I think intelligence is. Intelligence is being able to map the future, simulate the future. So if you get an experiment, people with low IQ and high IQ, put them in the same room, and you give them the same job, rob a bank. You'll find out that the low IQ people probably do a much better job of robbing a bank, plotting the bank robbery, than high IQ people who get all messed up with legal implications and stuff like that. The point is that you can have some very smart robbers because they see the future. And that's what we humans do that animals cannot. We constantly daydream. We constantly create worlds that don't exist. And to me, that's what intelligence is. Some people ask me, well, what is the meaning of life then? And I say to myself that if somebody gives you from up high the meaning of life, it's too easy. I mean, is that all? My attitude is that it's self-discovery. We have to reinvent ourselves, that we have to recreate ourselves, that the meaning of life is rediscovery. तो मेरा पॉइंट ये था Many physicists had a heart attack when we got news from Geneva, Switzerland. बंद करता हूं मैं यस
तो ये जो वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि अगर आपके लाइफ में डेट का प्रॉब्लम है, डेट बर्डन है, तो अगर आप डिसीजन मेकिंग देखोगे आपकी लाइफ का, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब मुझे एक चीज इंस्टेंटली चाहिए, तो मुझे लोन लेना पड़ता है लाइफ में। अगर मैं एक ये वर्च्यू डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये वर्च्यू मेरे में एम्बाइब करूँ, अभी डिलेड ग्रेटिफिकेशन को हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अगर ये वर्च्यू मेरे में मैं एम्बाइब कर लूँ, तो मैं डेट ट्रैप से दूर रह सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट है। प्लस एक उसने एक पॉइंट अच्छा बोला कि ह्यूमंस में एक एबिलिटी है, ह्यूमंस को टाइम और फ्यूचर समझता है, फ्यूचर सिमुलेट कर सकते हैं। अगर आज मुझे पता है आफ्टर 20-25 ईयर्स जब भी मैं रिटायर होऊंगा, तभी मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, या ड्यू टू गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो आज से मैं थोड़ा प्लानिंग करता हूँ उसके ऊपर, तो वो प्लानिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप डेट के अंडर, मतलब होम लोन के अंडर फंसे हुए हो, तो काफी सारे आपके फ्यूचर के गोल्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये वर्च्यू आपको एम्बाइब करना जरूरी है अगर आपको डेट ट्रैप से दूर रहना है। तो अभी आज के सेशन का जो मुद्दा है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, उसके पहले एक लास्ट स्लाइड है कि मीनिंग ऑफ लोन, लोन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। लोन मतलब आप फ्यूचर का आपका जो इनकम है वो आज आप ले रहे हो और उसका रेंट भर रहे हो, रेंट इंटरेस्ट के तौर पे आप बैंक को दे रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, आज बैंक के पास आप जाते हो, बैंक अंदाजा लगाता है आपका कि ये इसका फ्यूचर इनकम कितना हो सकता है, उसके ऊपर आपको एक अमाउंट दी जाती है और उसका इंटरेस्ट आप बैंक को देते हो। तो रेंटिंग अ फ्यूचर इनकम इज लोन। लोन क्या करता है आपके लाइफ में, तो आपका एज अ पर्सन फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो, फ्यूचर इनकम आज के टाइम में आप ले रहे हो, तो आपको वो रीपे करते रहना है और उसके अंडर आपको काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, 30 के एज में अगर किसी ने होम लोन ले लिया, तो टिल एज ऑफ 40 वो प्रोफेशनली काफी स्किलफुल हो जाता है, उसके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है और उसको करना होता है बिजनेस लाइफ में, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर होम लोन है। तो ऐसे स्किल सेट होने के बावजूद, कॉन्टेक्ट होने के बावजूद, एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसने फ्यूचर इनकम यूज कर लिया है एट द एज ऑफ 30। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे बारे में ही है वो। क्योंकि मैं जब भी छोटा था तो मेरे डैड का टाइम मुझे कभी नहीं मिला, वो हमेशा काम करते रहते थे। लेकिन मेरे बच्चों के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को दोपहर को 3 बजे क्रिकेट खेलना है मेरे साथ, और अगर मेरे ऊपर लोन है और उसके वजह से मुझे काम पे जाना पड़ रहा है या किसी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सैडेस्ट मोमेंट ऑफ मेरे लाइफ का होगा, क्योंकि मेरे बच्चे को 3 बजे खेलना है दोपहर को, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, मतलब नहीं करना चाहिए। उसके टाइम का वैल्यू है, अगर मैं एज अ फादर उसको मैं वैल्यू नहीं दे सकता हूँ उसके टाइम को, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट हूँ। तो आपका फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगा अगर आपके ऊपर लोन है, तो आपका डिसीजन मेकिंग लोन रीपेमेंट के लिए चलेगा, आपका डिसीजन मेकिंग आपके लाइफ अच्छा सेटिस्फैक्टरी हैप्पी बनाने के लिए नहीं होगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमने बात किया कि बहुत सारे स्ट्रेस से आने वाले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये लोन के वजह से ही आते हैं, स्ट्रेस आता है। इंक्रीजेस द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन द लेंडर। अब ये पॉइंट ऐसा है कि आज आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो 7%, मतलब आपकी जो बैंक है वो आपको बोल रही है कि मैं आपको आपका फ्यूचर इनकम दे देता हूँ, 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। 2-3 साल पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो डायरेक्टली 9% कर देगी, आप कुछ नहीं बोल सकते हो, मतलब डायरेक्टली उसको जब भी चाहिए रहेगा रेंट बढ़ा देगी। तो आपका पूरा डिपेंडेंसी ये लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में नहीं रहेगा अगर आपके ऊपर लोन है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये डेट ट्रैप में से बाहर कैसे पड़े। उसके पहले समझ लेते हैं कौन से टाइप्स के लोन होते हैं। होम लोन होता है जिसका करंट रेट अराउंड 6.80 टू 7% है। अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए जिनके ऊपर भी होम लोन है या कोई भी लोन है, तो उसका इंटरेस्ट रेट आपको कितना पड़ रहा है एज ऑन डेट, वो जरा प्लीज टाइप कीजिए। और कौन से टाइप का लोन आपके ऊपर है प्लीज टाइप करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपके ऊपर कौन सा लोन है और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है करंटली।
पर्सनल लोन 10.99, होम लोन 9%, और किसी के ऊपर कुछ अगर टाइप करेंगे तो अच्छा होगा सबके लिए। तो जिनके ऊपर भी होम लोन है और 9%, 8.5%, 8% जिनका भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, तो सबसे पहले चीज आप करेंगे, मंडे मॉर्निंग उठ के बैंक को जाके कांटेक्ट करेंगे और आपका इंटरेस्ट रेट कम करके लेंगे। लास्ट 2.5 3 महीनों में इंटरेस्ट रेट अराउंड 1.5 to 2% तक गिर चुके हैं। करंट बेस्ट रेट है 6.8 है होम लोन का। 0.5 का भी परसेंटेज का रिडक्शन आता है अगर आपके इंटरेस्ट में, तो काफी लाखों रुपए आपके बचेंगे। आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। होम लोन के इंटरेस्ट रेट 6.8 to 8% है करंटली। टैक्स एडजस्टेड रिटर्न मतलब टैक्स रिबेट होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि होम लोन इसलिए ही लिया जाता है कि टैक्स रिबेट मिले। तो अगर टैक्स उसमें से हटा दे तो डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स स्लैब 5.5% to 6% होम लोन का इंटरेस्ट रेट है करंटली, जो कि सबसे चीपेस्ट लोन है। कार लोन उससे 1-1.5% ज्यादा होता है, 9%। एजुकेशन लोन 10%, 1.5-2% ज्यादा होता है। पर्सनल लोन 14-15% होता है, और क्रेडिट कार्ड लोन सबसे एक्सपेंसिव होता है 30 to 40%। तो ये समझ लेते हैं। अभी डेट ट्रैप में से बाहर कैसे निकलना है, तो स्टेप 1, नेवर फॉल इनटू द डेट ट्रैप। ये सबसे बेस्ट स्टेप है। अगर ये फॉलो करोगे लाइफ बहुत इजी रहेगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नेवर फॉल इनटू द डेट ट्रैप? तो जब भी आप आपके लाइफ को रिफ्लेक्ट करो, जब भी आप लोन लेते हो, तो आप आपके मीन्स के बियॉन्ड जीने की कोशिश कर रहे हो, तभी तभी ही आपको लोन लेना पड़ रहा है। ये आप अगर रिफ्लेक्ट करोगे आपके लाइफ पे, तो आपको ये ही मतलब आप ऑफेंसिव फील मत करना बिल्कुल भी। मेरा काम है आपको सॉल्यूशन देना ये 1 घंटे में। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस देखोगे, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, तो उसके पीछे यही होगा कि आपके बियॉन्ड, आपके मीन्स के बियॉन्ड आप जीने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी के ऊपर बिजनेस लोन है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते मेरे पास बिजनेस आइडिया है लेकिन मुझे लोन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके आइडिया में दम है, या फिर आपके पास एज अ एंटरप्रेन्योर स्किल सेट है, तो मार्केट में लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई बिजनेस लोन लेने की जरूरत नहीं। अगर सबसे बेस्ट बिजनेसेस आप देखोगे या कंपनीज देखोगे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, यूएस में, कहीं पर भी, तो वो सब डेट फ्री कंपनियां हैं। तो अगर आप बिजनेस लोन की बात कर रहे हो, तो श्योर शॉट आपके आइडिया में उतना दम नहीं है, या आपके पास स्किल सेट नहीं है। तो आप आइडिया के ऊपर वर्क करना चाहिए, स्किल सेट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। सो नेवर फॉल इनटू द डेट ट्रैप। अगर आपने लोन ले ही चुके हैं, मतलब बहुत सारे टाइम होम लोन के लिए ऐसा होता है कि मतलब इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं हम, मतलब इमोशनली, या घर नहीं होता है लेने के लिए, फैमिली से प्रेशर होता है, शादी करने के लिए घर लेना पड़ता है। तो अगर आपने होम लोन ले ही लिया है, तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि आपको लिस्ट बनाना है आपके ऊपर कौन से लोन्स है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, टेन्योर कितना है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन डेट कितना है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। वो कैसे करना है नेक्स्ट स्लाइड में ही बताऊंगा मैं। थर्ड, आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है हर एक लोन का। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब क्या, वो बताता हूँ अभी ये स्लाइड के बाद। उसके बाद जो हायर इंटरेस्ट के लोन है, वो सबसे पहले उड़ा देने, मतलब सबसे पहले वो खत्म करना है आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या है। उसके पहले मैं एक फाइल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ऐसा एक्सेल आपको मैं आपको दूंगा, जिसमें आप आपको ये दिख रहा है ना एक्सेल फाइल, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ये एक्सेल फाइल आपको दिख रहा है राइट? चैट बॉक्स में डालिए, यस। तो ऐसे लिस्ट बनाना है, टाइप मतलब कौन से टाइप का लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन। लोन की अमाउंट आपने कितनी ली है, एज ऑन डेट उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ईएमआई कितना भर रहे हो, टेन्योर कितना है, मतलब टेन्योर कितना बाकी है और कितना भरना बाकी है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, वो पूरा लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मतलब इसमें लोन अमाउंट लिखी है, समझो फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन लिया है एक बंदे ने, उसका 7% इंटरेस्ट रेट है, टेन्योर है 20 ईयर्स का, मतलब 240 महीनों का। फर्स्ट पेमेंट डेट है नेक्स्ट मंथ 10 सितंबर। मंथली पेमेंट करना है, मंथली ईएमआई है 38,764।
तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, मतलब कौन से डेट को कितना पेमेंट उसने किया है, उसमें से इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है और एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। ये पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको बैंक देती है, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ऐसा एक शेड्यूल दिया होता है, लोन के फाइल में एकदम लास्ट में लगाया हुआ रहता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आपने लोन लिया तो उसका भी बैंक आपको भेजती है। तो आपका एक्सेल में होना जरूरी है ये, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा एग्जैक्टली आप टोटल पेमेंट कितना करने वाले हो ऑल ओवर द मतलब 10 ईयर। मतलब ये बंदा 50 लाख का लोन लेके 85,40,000 पे करने वाला है, उसमें से इंटरेस्ट 35 लाख का है। अगर मान लीजिए एक मुद्दा आया था पहले वाले स्लाइड में कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, मान लो आपका इंटरेस्ट रेट है 8.25 होम लोन का करंट, और आपके ऊपर 50 लाख का लोन है, तो टोटल आप बैंक को रीपे करने वाले हो 1 करोड़ 2 लाख रुपीज, और 52 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आप भरने वाले हो 20 ईयर्स में। आपने ये सेशन अटेंड किया और आप मंडे को बैंक के पास गए और बैंक ने आपको बेस्ट रेट दिया 7%। तो आप समझ लीजिए आपका जो होम लोन है, जो आप 1 करोड़ 2 लाख रुपीज आपको भरना था, डायरेक्टली 10 लाख रुपीज से कम हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया 1% के चेंज के वजह से। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे जरा आप फीडबैक दीजिए चैट बॉक्स में कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, मतलब आपको कनेक्ट कर रहे हो ना आप? जरा प्लीज उसमें डालिए चैट बॉक्स में। हाँ, तो अभी डेट बर्डन कम करने के लिए क्या क्या 4 चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स है, मतलब होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, पर्सनल लोन है, तो सबसे पहले आपको सिंपल बात करनी है, आपके होम लोन के ऊपर बैंक को अप्रोच करके टॉप अप लोन लेना है। क्योंकि होम लोन ये सबसे चीपेस्ट लोन होता है, और उसके ऊपर जो टॉप अप लेते हैं उसके ऊपर भी वही रेट होता है जो होम लोन का आपका बेस रेट रहेगा वो। और जो टॉप अप अमाउंट है उससे आप क्रेडिट कार्ड पे ऑफ कर दो, पर्सनल लोन पे ऑफ कर दो, जो भी एक्सपेंसिव लोन है वो खत्म कर दीजिए, और एक ही लोन सर्विस करना है, होम लोन। ये एक स्ट्रेटेजी है। सेकंड है, अगर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड की कंपनियां आपको बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी देती है। मतलब समझो मेरे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और जिसके ऊपर मैं 3% मंथली मतलब 36% ईयरली इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो मुझे मेरे पास दूसरा भी कार्ड है एसबीआई का, तो एसबीआई मुझे 60 डेज या 180 डेज का इंटरेस्ट फ्री अमाउंट देती है। और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से एक्सिस के क्रेडिट कार्ड में 1 लाख ट्रांसफर हो जाता है, उसको बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी बोलते हैं। वो बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी होता है, वो आप यूज कर सकते हो, और जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसिव लोन है वो रीपे कर दे सकते हो। तो ये एक स्ट्रेटजी बनता है। अगर आपको कोई भी बीच में क्वेश्चन आए तो आप बिंदास चैट बॉक्स में ये कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैं अगर उसका आंसर तभी के तब भी दे सकता हूँ तो दूंगा, या फिर एंड में मैंने 15 मिनट्स रखे हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो ये 2 स्ट्रेटजीज हुए। थर्ड स्ट्रेटजी, बैंक मैनेजर के साथ आपको हार्ड निगोसिएशन करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल्स है। जो भी बेस्ट केस इंटरेस्ट रेट होता है, फॉर एग्जांपल होम लोन के लिए करंटली 6.80 है, लेकिन अगर आप बैंक को अप्रोच करोगे तो बैंक कभी आपको 6.80 नहीं देगा, 7% देगा या 6.95 देगा। ऊपर के मतलब लास्ट का जो 15 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होता है, उसके लिए आपको निगोसिएशन करना पड़ता है। उसके लिए आपको बैंक मैनेजर के साथ ट्रस्ट लेवल मेंटेन करनी पड़ती है, उसके साथ रैपो बिल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे दे। मैंने आपको एक्सेल फाइल में बता ही दिया कि थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो कितना लाखों रुपए आपके बच सकते हैं। तो आपको हार्ड बार्गेन करना है बैंक मैनेजर के साथ। थर्ड चीज, यही पॉइंट में और एक पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ, जो बैंक्स का अलिखित नियम होता है, मतलब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है। अगर आज समाज मान लो आपके पास एचडीएफसी बैंक का 8% का होम लोन है, और आप मंडे को उठ के बैंक के पास चले गए, तो बैंक आपको ऑफर करेगा 7.20 का इंटरेस्ट रेट। लेकिन बेस्ट केस इंटरेस्ट रेट है 7% एचडीएफसी बैंक में। जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट रहता है वो जूने क्लाइंट को कभी बैंक नहीं देगी। अगर नए क्लाइंट आया वही दिन,
HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक नए क्लाइंट को 7% देगी, लेकिन जूने क्लाइंट को कभी बेस्ट इंटरेस्ट रेट देती नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है दूसरे बैंक के ऊपर, मतलब HDFC से एक्सिस या HDFC से SBI के ऊपर ट्रांसफर करना है, उसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। और बैलेंस ट्रांसफर करने की वजह से आप नए बैंक के लिए नए कस्टमर बन जाते हो और आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो हर 1.5-2 ईयर्स के बाद आपको ये बैलेंस ट्रांसफर करते रहना चाहिए, क्योंकि न्यू कस्टमर को बेस्ट रेट मिलता है, ओल्ड कस्टमर को बेस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। ये अलिखित नियम है, कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन ऐसा होता है। लास्ट इंटरेस्ट साइकिल आपको हमेशा चेक करने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को, मतलब पहले सुबह 11 बजे भी ये वेबिनार हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का होम लोन था, जिसमें किसी का 8.5% था, 8.25 था, 9% था इंटरेस्ट रेट होम लोन का। तो लास्ट 2 महीने में 2.5% से रेपो रेट कम हुआ है, और इंटरेस्ट होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप बैंक को कांटेक्ट नहीं करोगे तो ओल्ड रेट पे होम लोन आपका चालू रहेगा। अगर उल्टा सिनारियो हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो बैंक आपका तुरंत बढ़ा देगा इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर कम हो जाते हैं, जैसे लास्ट 2.5 महीने में हुआ है, जब तक आपको बैंक से कांटेक्ट नहीं करोगे वो आपका इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे। तो आपको तुरंत बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए आपके। अभी डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। 3 आज मैं आपको कैलकुलेटर बताने वाला हूँ, एक्सेल कैलकुलेटर। उसमें से पहला है, अभी बहुत सारे लोगों का इमोशनल इश्यू के वजह से, मतलब फैमिली प्रेशर होता है, शादी करना होता है, उसके वजह से घर लेना पड़ता है, या छोटा घर होता है तो बड़े घर खरीदना पड़ता है, तो उसके वजह से होम लोन होता है। तो होम लोन कैसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर सकते हो, उसके 3 स्ट्रेटजीज है। वो मैं एक्सेल फाइल में आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको एक्सेल फाइल दिख रहा है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपको, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको इंटरेस्ट पैदा कर रही है या आपको समझ में आ रही है? जरा प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, तो मुझे पता लगेगा कि एग्जैक्टली मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। यस। ये तो ये जो एक्सेल मैंने आपको बताया, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है आपका। एक एग्जांपल लेते हैं। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 है होम लोन प्रीपे करने के लिए, मतलब फास्ट रीपे करने के लिए। तो इसमें ये स्ट्रेटजी में एक ही काम करना है। बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों को, मतलब सबको ही साल में एक बार बोनस मिलता है। बहुत सारे लोगों को दिवाली में मिलता है, बहुत सारे लोगों को अप्रैल के मंथ में बोनस मिलता है, ईयरली बोनस। तो अगर मेरा जो भी मंथली ईएमआई है, सिर्फ एक ईएमआई मैं एक्स्ट्रा भरूं साल में, मतलब 12 ईएमआई की जगह पे मैं समझ लो 13 ईएमआई भरूं, तो मेरे लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं। मान लो मेरे ऊपर 50 लाख का होम लोन है, 7% का एनुअल इंटरेस्ट है, 20 ईयर्स का मैंने लोन लिया है। फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट सितंबर 10 से चालू होने वाला है, मंथली पेमेंट है। और मेरा मंथली ईएमआई है 38,764। नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब मुझे 240 करने हैं, मतलब 20 साल तक मुझे ये चलाना है। 20 साल में मैं बैंक को 93 लाख पे करने वाला हूँ, उसमें से 43 लाख मेरे इंटरेस्ट होगा। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया, एडिशनल ईएमआई, मतलब जब भी आपका बोनस होगा तो आप एडिशनल ईएमआई भर दीजिए। मतलब समझ लो 40,000 मैंने एक्स्ट्रा भर दिए साल के। और मेरा बोनस होता है अप्रैल के मंथ में, तो अप्रैल मंथ मतलब 4th मंथ, तो मैंने डाल दिया। तो ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में एडिशनल पेमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा एवरी ईयर 4th मंथ में एंड तक। और आप इसका इम्पैक्ट आपके होम लोन के ऊपर कैसा होता है, तो आप ये पॉइंटर देखिए। जो नंबर ऑफ पेमेंट 240 करने थे मुझे, वो 203 के ऊपर आ गए, मतलब 37 मंथ से मेरा होम लोन रिड्यूस हो गया। जो मुझे 93 लाख पे करना था, मुझे अभी 85 लाख, मतलब 8 लाख रुपया कम हो गया। इंटरेस्ट 8 लाख रुपीज से कम हो गया मेरा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिससे आप एडिशनल पेमेंट, वन टाइम एडिशनल पेमेंट ऑफ 1 ईएमआई एक्स्ट्रा करके आप होम लोन से बाहर जल्दी से जल्दी निकल सकते हो। सेकेंड स्ट्रेटजी है, हर एक का इंडस्ट्री में, कोई ट्रैवल इंडस्ट्री में है, कोई टूरिज्म में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, कोई आईटी इंडस्ट्री में। हर एक इंडस्ट्री का ग्रोथ एक होता है, मतलब सैलरी ग्रोथ कितना है वो हर एक को एक एवरेज पता होता है। तो जितना भी आपका सैलरी का ग्रोथ होता है, तो आप एक मन में डिसाइड कर लो, एवरी ईयर जितना सैलरी परसेंट बढ़ेगा उतना परसेंट में ईएमआई बढ़ाऊंगा। मतलब कि करंटली मेरा 38,764 का ईएमआई है,
और मेरे इंडस्ट्री में 8% का ग्रोथ रेट है, सैलरी में ग्रोथ रेट है, तो एवरी ईयर 38,000 का 8% में बढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे इंडस्ट्री में 5% है ग्रोथ रेट, तो मेरे लोन के ऊपर कैसे परिणाम होगा? जो 240 मंथ्स में पे करने वाला था वो रिड्यूस होके डायरेक्टली 151 मंथ्स पे आया। जो 93 लाख में पे करने वाला था वो 78 लाख, मतलब 14-15 लाख रुपए मेरे बच गए। सिर्फ मेरा जो सैलरी जितना परसेंट से ग्रो हो रहा है उतना मेरा ईएमआई में ग्रो कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रेटजी लगा के 14 लैक्स मेरा बच गया। तो ये दो आइडियाज आपको समझ में आए, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। आपको ये समझ में आए कि नहीं समझ में आए? हाँ। और थर्ड स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजी है। जब भी आप होम लोन स्टार्ट करते हो मन में एक अमाउंट रखिए, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट, मतलब जो भी 38,764 अगर भर पा रहा है ईएमआई, तो एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज भी वो भर सकता है। तो एक 1,000 रुपीज एवरी ईयर आपको बढ़ाना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि 38,000 का ईएमआई में भरूंगा और नेक्स्ट साल से मैं 1,000 रुपीज एवरी ईयर बढ़ाऊंगा। मतलब सेकेंड ईयर में 38,764 प्लस 1,000 रुपीज एवरी मंथ, थर्ड ईयर से 38,764 प्लस 2,000 रुपीज एवरी मंथ, फोर्थ ईयर में 38,764 प्लस 3,000 रुपीज एवरी मंथ। ऐसे में पेमेंट करते जाऊं तो मेरे होम लोन जो 240 मंथ चलने वाला है वो 183 मंथ्स पे आ जाएगा। इतना मतलब अराउंड 10 लाख रुपीज बचेगा मेरा। और जो 2040 में खत्म होने वाला था वो 2035 में खत्म हो जाएगा। अगर 2,000 रुपया से मैं एवरी ईयर बढ़ाता हूँ तो 240 मंथ्स के से रिड्यूस होके डायरेक्टली 157 मंथ्स पे आता है। तो ऐसा ये 3 आइडियाज आप यूज कर सकते हो। पहला आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया, एडिशनल पेमेंट। जब भी आपका बोनस होता है वो टाइम पे एडिशनल पेमेंट कर दो, लमसम वन टाइम ईयरली। सेकेंड आइडिया आप कर सकते हो, अगर आपके सैलरी ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस है आपके इंडस्ट्री में, तो जितना सैलरी बढ़ना है उतना परसेंटेज ईएमआई बढ़ाओ। थर्ड चीज है, एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, 1,500 या 2,000 जितना आपको पॉसिबल है। अगर 38,000 का ईएमआई भर सकता है कोई बंदा तो श्योर शॉट उसका सैलरी 80,000 टू 1 लाख के बीच में होता है, तो उसको 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो लास्ट वाला है, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, वो ऐसा है कि आपका जो भी ईएमआई है, मतलब ईएमआई है उसका 10 to 12% अमाउंट का आपको एसआईपी करना है। और होम लोन बिल्कुल भी प्रीपे नहीं करना है। मतलब होम लोन जैसे मतलब 20 इयर्स का है तो 20 इयर्स चलने देना है, और उसके साथ ईएमआई एसआईपी भी चालू रखना है। मतलब आपका जो भी ईएमआई का अमाउंट है उसका 10% या 12% अमाउंट एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली। अभी इसका है 38,764 का ईएमआई है, तो अराउंड 12-13% मतलब 4,500 का एसआईपी। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 12% के रिटर्न्स मिलेंगे। आप यहाँ पे कंजर्वेटिव हो सकते हो या अग्रेसिव भी हो सकते हो। मैंने रीजनेबल 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए हैं एसआईपी अमाउंट पे। तो लोन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा देखिए, 20 साल तक ये चलाएगा, 93 लैक्स पेमेंट करेगा, उसमें से 43 लैक्स उसका इंटरेस्ट है। लेकिन जो 4,500 का एसआईपी चला रहा है उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पोस्ट 20 इयर्स होगा वो अराउंड 45 लाख हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है उससे 3 चीजें होती है। पहली एक चीज, आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 45 लैक्स, ये आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करेगा, मतलब ऑलमोस्ट मैच करेगा। तो मतलब आपने जो भी इंटरेस्ट भरा वो पूरा आपके हाथ में आ गया आफ्टर 20 इयर्स। सेकेंड चीज हुई 20 इयर्स तक आपने होम लोन चलाया, जो चीपेस्ट लोन होता है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट होता है, तो टैक्स बेनिफिट भी आपने 20 साल तक चलाया। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे होता है कि आज समझ लो इसका 1 लाख सैलरी है, ये बंदे का सैलरी जैसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो हायर टैक्स ब्रैकेट में जाते जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा टैक्स बचाने का। तो होम लोन ये एक टैक्स बचाने का ये है, माध्यम है। थर्ड चीज, तो आफ्टर 20 इयर्स उसके पास पूरा घर हाथ में होगा जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, 45 लाख रुपीज हाथ में होगा जिसको वो यूज कर सकता है उसके पर्सनल गोल्स के लिए। और जो उसने इंटरेस्ट भरा है वो वापस मतलब ऑलमोस्ट नील हो गया। मतलब ये
ये स्ट्रेटजी में हो सकता है। मेरे लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन कोई कोई लोगों को ऐसे लगता है कि होम लोन का बर्डन होना ही नहीं चाहिए, तो फटाफट रीपे कर देना चाहिए। तो पहले 3 वाले स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। ये जो एक्सेल कैलकुलेटर्स है, ये अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक कॉस्ट है जो मैं एंड में बताऊंगा, सेशन के एंड में। तो अभी आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, तीन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। पहला चीज मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताया होम लोन प्रीपे करने के। अभी बहुत सारे लोगों के पास लमसम पैसा आता है, उनके एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो जाते हैं, या बोनस आता है, या फिर इंसेंटिव मिलता है ओवर टाइम का, ऐसे कुछ ना कुछ एक लमसम अमाउंट आता है, और वो लोग विदाउट थिंकिंग प्रीपे कर देते हैं लोन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि प्रीपे करना चाहिए या वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मतलब ये कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में कि अगर मैं प्रीपे करूँ तो मैं 7% बचा रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्ट करने जाऊँ तो मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे उसकी अश्योरिटी नहीं है। तो उसके लिए एक मैंने कैलकुलेटर बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वन सेक, मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूंगा। आपको ये एक्सेल फाइल दिख रही है? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, एवरी ईएमआई हैज टू ग्रो बाय 5%। राहुल ने पूछा है, तो एवरी ईएमआई 5% से ग्रो नहीं करना है, एक साल के बाद 5% से ग्रो करना है। मतलब आज मैं 38,000 पे कर रहा हूँ, तो आफ्टर 12 मंथ्स 38,000 प्लस 5%, वो मैं कंटिन्यू करूंगा 12 महीनों के लिए। वो 12 मंथ्स के बाद जो भी अमाउंट मैं पे कर रहा था प्लस 5%, ऐसे होते जाएगा ऐसे। तो ये जो कैलकुलेटर है वो आपको एग्जैक्टली बताएगा, अगर आपके पास लमसम अमाउंट आया तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रीपे करना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हाईलाइट किया है वो कैलकुलेटर आप देखिए। स्लाइटली टेक्निकल है, इकोनॉमिकल टर्म्स है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये जो एक्सेल फाइल है, अगर मेरे से आपने लिया, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ आपको बैठना है। मतलब मान लीजिए कि आज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 3 फिगर्स आपको डालने हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पार्ट है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, वो मैंने आपको बता दिया है, वो वैसे के वैसे रहेगा। ये जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, उसमें आपको 3 चीजें भरनी है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, अगर आपको खुद से समझ में आया तो खुद भी कर सकते हो। तो 3 चीजें क्या भरनी है, तो करंट मार्केट कैप। अभी ये करंट मार्केट कैप है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि मार्केट कैप मतलब क्या होता है। तो उनके बेनिफिट के लिए मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कैप मतलब पूरी इंडिया की जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसका शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आपको ये ढूंढना है, सिंपल आपको गूगल पे टाइप करना है करंट इंडियन मार्केट कैप, एक नंबर आ जाएगा, वो यहाँ पे डाल दीजिए। 20 अगस्त का नंबर है 1,44,000 करोड़, 1,44,000 करोड़। ये इंडिया का करंट मार्केट कैप है एज पर 20 अगस्त। ये गूगल पे मिलेगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बैठिए, वो आपको आराम से ये नंबर दे देगा। सेकंड, आपको नंबर यहाँ पे डालना है इंडिया का करंट नॉमिनल जीडीपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपको डिसाइड करना है प्रीपे करूँ या इन्वेस्ट करूँ। अगर आपके पास करंट आज के डेट पे अगर आप मुझे पूछोगे तो 208 लाख करोड़ का इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है, वो मैंने यहाँ पे भर दिया। और तीसरा नंबर आपको भरना है कि नेक्स्ट 5 साल में इंडिया का एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ आपको कितना लग रहा है, आपको कितना लग रहा है, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कितना लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से 5% एवरी ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, ये मैंने भर दिया। तो मुझे एक लास्ट में एक फिगर आया 8%। तो मुझे कंपेयर करना है मेरे इंटरेस्ट रेट के साथ। मेरा होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 7%, और मुझे मार्केट में रिटर्न मिलने वाले हैं 8% एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मुझे ज्यादा ये नहीं मिल रहा है, मतलब ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास होम लोन है और आप पैसा लेके मेरे पास आए, तो मैं ये चार्ट में नंबर्स डालूंगा आज के,
और मुझे 8% मिला है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप होम लोन प्रीपे कर दो, क्योंकि ज्यादा एडवांटेज मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कोई मार्च के महीने में मेरे पास आया होता, मार्च के महीने में मार्केट डाउन था, तो इंडिया का करंट मार्केट कैप 122 लाख करोड़ था, और आप मेरे पास आते, तो ये नंबर देखिए, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 5 इयर्स में ग्रोथ कितना है, 11% है, और मेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट है 7%। तभी मेरे पास आप आते, तो मैं श्योर शॉट आपको बोल देता कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दे। तो ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है, ये एक वॉरेन बुफे का थियरी है। मतलब वो जब भी कोई भी टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो पहले उसका फिल्टर ये होता है। तो ये फिल्टर मैंने डाला है, आप ये एक्सेल फाइल मेरे से खरीद सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल फाइल है। अगर इससे आप फॉलो करोगे तो आपका फाइनेंशियल बर्डन फटाक से निकल जाएगा। मतलब अगर आपके पास लमसम पैसा आ रहा है तो, और आप लमसम पैसा लोन विदाउट थिंकिंग आप लोन प्रीपे कर रहे हो, तो आपको उसके पहले ये फिल्टर लगा लेना चाहिए। ये कंपेयर करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि प्रीपे करूं या फिर इन्वेस्ट करूं। तो ये दोनों चीजें मतलब मैंने आपको बता दी, जो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो जरा चैट बॉक्स में प्लीज डालिए कि मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ या आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो प्लीज बताइए। या आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, या थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, जो भी फीडबैक है प्लीज डालिए इसके ऊपर। अभी थोड़ा सा ही 10 मिनट ही बचे हैं। एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। लास्ट लास्ट राहुल बता रहे, लास्ट थिंग कैन यू एक्सप्लेन अगेन। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। कभी भी आपके पास लमसम पैसा आता है, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि प्रीपे कर देते हैं होम लोन। लेकिन प्रीपे इसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि होम लोन के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट होता है, प्लस होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। मतलब होम लोन का अभी करंट इंटरेस्ट रेट है 7%। अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, तो शायद आपको 10, 11, 12% मिल सकता है। मतलब 7% इंटरेस्ट रेट होम लोन में आप बचा रहे हो, लेकिन मार्केट में आप गेन कर सकते हो 12%। तो 5% का गेन आप कर सकते हो अगर इन्वेस्ट किया तो। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे कि प्रीपेमेंट करना है या इन्वेस्ट करना है? तो उसके लिए वो मैंने फिल्टर लगाया है, एक मार्केट कैप टू जीडीपी का। वो मार्केट कैप टू जीडीपी से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट 5 साल में मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं। अगर वो सब्सटेंशियली ज्यादा है, मतलब 12, 13, 14% मुझे एक्सपेक्टेड, मतलब वो फिल्टर में आ रहे हैं रिटर्न्स, तो मुझे आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम पैसा, ना कि प्रीपे करना चाहिए। अगर मार्केट वो फिल्टर में एक नंबर आ रहा है जो कि आपके इंटरेस्ट रेट से मैच कर रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट 5 साल में ज्यादा ग्रोथ दिख रहा नहीं है आपको मार्केट में, तो ऐसे टाइम पे सीधा आपको लमसम पैसा उठाना है और होम लोन प्रीपे कर देना है। तो वो एक सेल फाइल से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, आप लॉजिकल कंक्लूजन पे आओगे कि प्रीपे करना है या ये करना है, इन्वेस्ट करना है। कैन यू गो टू द प्रीवियस कैलकुलेटर प्लीज? ठीक है। मैं लास्ट में ये वापस एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आगे चलते हैं। पहले खत्म कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन खत्म होने ही आया है, और खत्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको वापस वो कैलकुलेटर बताता हूँ। यस। तो अगर आज जितना भी ऑडियंस है, अराउंड 19-20 लोग हैं, इसमें से अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट 2 साल में या 1 साल में या 3 साल में घर बाय करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी प्राइस कम होने वाले हैं ये लॉकडाउन के वजह से या जॉब लॉस के वजह से वगैरह, तो मैं उनको क्वेश्चन पहले करना चाहता हूँ। आप लॉजिकल डिसीजंस कैसे ले सकते हो, बाय करना है या रेंट पे लेना है, उसका एक कैलकुलेटर है। वो दिखाने से पहले 6 पॉइंट्स। फर्स्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका असेट कभी नहीं होता है। आपके चाचा ने, मामा ने, आपके फैमिली फ्रेंड्स ने आपको बताया होगा कि प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेंट भरोगे तो वो तो प्रॉपर्टी ओनर के खिसे में जाएगा। अगर ईएमआई भरोगे तो आपका 15-20 सालों बाद आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक असेट बन जाएगा। तो आप समझ लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आप खुद रहने वाले हो वो प्रॉपर्टी में, तो वो आपका असेट कभी नहीं होगा। असेट का मतलब सिंपल है, जो चीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से आपको अगर पैसा आ रहा है वापस, मतलब समझ लो आपने एक सेकंड होम बाय किया और आपने उस पे रेंटल बेसिस पे लोगों को रखा और वहां से रेंट आपको आ रहा है, तो वो आपकी असेट हो गई। अगर वो प्रॉपर्टी में आप खुद ऑक्यूपाई कर रहे हो तो वो आपकी असेट नहीं हुई, क्योंकि हर महीना आपको मेंटेनेंस भरना पड़ रहा है,
हर 3-4 साल 5 साल में आप कलर निकाल रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो उससे आप आपके पॉकेट में से पैसा और जा रहा है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपका कभी असेट नहीं होता है, ये आप हमेशा समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं घर लूंगा, रेंट पे चढ़ाऊंगा और रेंट लेके मेरा एक सेकेंड इनकम बनाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेंटल दुनिया में सबसे कम इंडिया में है। मुंबई में आप देखोगे तो सबसे एक्सपेंसिव मुंबई में होते हैं रेंटल, जो कि 2% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइसेस है। मुंबई या दिल्ली में 2% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइसेस है, जो कि सबसे कम है। तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देख रहे हो तो जरा क्वेश्चन लीजिए, इसका स्टडी करने की जरूरत है। लास्ट 40 इयर्स का मुंबई का मैं डेटा बता रहा हूँ, जो कि सबसे प्रीमियम एक्सपेंसिव ये बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो 4 से 5% के रिटर्न है, पोस्ट टैक्स रिटर्न। सेम पीरियड में इक्विटी मार्केट्स ने 15 to 16% के रिटर्न दिए हैं। अभी जो और एक पॉइंट आपको फैक्टर हमेशा रखना चाहिए माइंड में, कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो और आपको लिक्विडेट करना है, मतलब बेचना है, तो 1.5 से 2 साल लगते हैं कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए एवरेज। इक्विटी मार्केट में आपका उतना ही पोर्टफोलियो, तो वो बेचने के लिए सिर्फ 3 दिन लगते हैं। वो बेच के 3 दिन में आपको अकाउंट में पैसा आ जाता है। लीगल स्ट्रक्चर इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो आपने लिया हुआ प्रॉपर्टी कोई भी लीगल प्रॉब्लम में फंस गया, तो उसमें निकलने में आपका बहुत ज्यादा पैसा और आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये भी फोर्थ फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के पहले। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना, तो रिट्स करके एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है। रिट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। रिट्स मतलब म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट। जैसे म्यूचुअल फंड शेयर्स खरीदते हैं अंडरलाइन, मतलब डायरेक्टली मैं शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं फंड मैनेजर का रिस्क लेता हूँ। सेम वे डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं रिट को पैसा देता हूँ और रिट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो रेंटल आता है वो मुझे देते। तो वो सेफेस्ट ऑप्शन है, लीगल रिस्क उसमें से चला जाता है। लास्ट, बाइंग अ होम शुड बी अ लॉजिकल डिसीजन, नॉट अ इमोशनल डिसीजन। आप ये समझ लीजिए, आप घर ले रहे हो, आपके लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव चीज आप खरीदने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग लाइफ में एक ही घर ले पाते हैं। तो हमेशा लॉजिकली डिसीजन लेना चाहिए। पैसे का डिसीजन हमेशा लॉजिकल और रैशनली होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। जो बेचने वाला है वो हमेशा आपको इमोशनल करेगा, लेकिन आप डिसीजन लेते टाइम हमेशा रैशनल रहिए, ये मेरा सजेशन होगा। अभी डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बाय और रेंट के कैलकुलेटर पे आते हैं। एक मिनट, जरा मैं चालू करता हूँ वो। हाँ, ये एक्सेल फाइल आपको दिख रहा है, चैट बॉक्स में जरा बताइए। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप डालिए। वैसे आपको दिख रहा है ना एक्सेल फाइल? हाँ। तो बाय वर्सेस रेंट का कैलकुलेटर है, इसमें आपको सिंपल एक ही डेटा भरना है। देखिए, पहले आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में हो वो रखिए। ये एग्जांपल में 30% के टैक्स ब्रैकेट में, ऐसा समझ के चलते। ये जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है उसका प्रॉपर्टी प्राइस है 1 करोड़, समझ लीजिए। मतलब मैं जो एरिया में रहता हूँ उसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे रहता हूँ। 1 BHK फ्लैट मैं जो एरिया में रहता हूँ उसमें मान के चलिए 1 करोड़ का है। अगर मुझे वो प्रॉपर्टी लेना है तो 20%, 15-20% का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है। मतलब 20% का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन मान के चलते। 20 साल का टेन्योर होगा लोन का। लोन का इंटरेस्ट रेट करंटली 7% है, तो लिख दिया मैंने। प्राइस एप्रिसिएशन में मान के चल रहा हूँ कि 5%। आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा वो एरिया में, जो एरिया में आपको घर लेना है, कि कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, कितना एक्सपेक्टेशन है। तो 5% ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। मंथली मेंटेनेंस कितना है, जो घर आप लेने जा रहे हो उसका मंथली मेंटेनेंस कितना है, तो 2600 है मेरे एरिया में 1 BHK का। करंट रेंट कितना है, तो मेरे एरिया में 25,000 है 1 BHK का रेंट। 10% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। अगर यही पैसा मैं प्रॉपर्टी में डालने के बजाय मैं शेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितना है, तो आज के टाइम पे मैं एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ 11%।
तो लोन अमाउंट आएगा 1 करोड़ का 80%, मतलब 80 लाख का लोन में लूंगा। डाउन पेमेंट होगा 20 लाख का, 62,000 का ईएमआई मुझे आएगा। तो इसमें दो सिनारियो अभी देखने हैं। सेम प्रॉपर्टी रेंट पे रहना चाहिए कि बाय करना चाहिए। तो पहले बाइंग का सिनारियो देखते हैं। जो 7% का इंटरेस्ट रेट है, मैं आता हूँ 30% टैक्स ब्रैकेट में, मतलब मुझे इंटरेस्ट जो मैं भर रहा हूँ साल में, उसके ऊपर मुझे टैक्स रिबेट मिल रहा है। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया 4.9%। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, एवरेज कैलकुलेशन है, आपको एक इंडिकेटर के तौर पे कैलकुलेशन है। 4.9% ये मेरा इफेक्टिव होम लोन का इंटरेस्ट रेट हो गया। इफेक्टिव ईएमआई कितना है, मतलब 62,000 का ईएमआई तो मैं भर ही रहा हूँ, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इफेक्टिव ईएमआई मेरा है 52,000 रुपीज, मेरे पॉकेट में से जा रहा है। 20 साल में मैंने टोटल इंटरेस्ट पे कर दिया 45 लाख रुपीज का। जो 2600 रुपया मेंटेनेंस मुझे भरना है 20 साल तक, अगर उसमें 5% का एप्रिसिएशन मैंने पकड़ा, तो 20 साल में मैं 10 लाख रुपया भरूंगा एज अ मेंटेनेंस घर का। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टोटल कितना है, तो मेंटेनेंस जो मैंने भरा और होम लोन जो रिपे मैंने किया, तो 1 करोड़ 35 लाख मैंने प्रॉपर्टी का कॉस्ट बन गया 20 सालों में। फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब 20 साल के बाद यही प्रॉपर्टी का अगर 5% का ग्रोथ रेट पकड़ते तो 2 करोड़ 65 लाख इसका प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा आफ्टर एप्रिसिएशन। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू है प्रॉपर्टी का, उसमें से जो मैंने कॉस्ट डाला है वो माइनस करता हूँ, तो मेरा नेट सेविंग आता है सेम प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपीस का। मतलब ये मेरा नेट सेविंग है आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर होम लोन प्रीपे करने के बाद, सब टैक्स बिक्स सब पकड़ने के बाद 1 करोड़ 29 लाख का मेरा नेट सेविंग आता है। अभी सेम प्रॉपर्टी में रेंट पे मैं रहता हूँ मान लीजिए, तो 25,000 का मेरा रेंटल है, लेकिन मुझे एचआरए का बेनिफिट मिल रहा है टैक्स में, तो इफेक्टिव मंथली रेंटर है 17,500। एक साल का रेंट हो गया 2,10,000 रुपया। अगर मैं 10% का ग्रोथ भी पकड़ता हूँ ईयर ऑन ईयर रेंट में, तो 20 साल में मैं 1 करोड़ 20 लाख रेंट भरने वाला हूँ। जो मैंने डाउन पेमेंट बचाया है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो मुझे डाउन पेमेंट बैंक को देना नहीं है, तो वो डाउन पेमेंट 20 लाख का अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो 20 साल में उसका वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़ 61 लाख। और जो डिफरेंस है, मतलब ईएमआई में जो भरूंगा और रेंट में जो भरूंगा, उसमें से जो मेरा पैसा बच रहा है वो अगर मैंने एसआईपी में लगाया तो 1 करोड़ 80 लाख उसका वैल्यूएशन हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो रेंट सिनारियो मेरा नेट सेविंग होता है 2 करोड़ 21 लाख का। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लस डाउन पेमेंट माइनस रेंट अगर करता हूँ तो 2 करोड़ 21 लाख आता है। तो अगर प्रॉपर्टी के ये स्टैट्स है तो मुझे रेंट पे रहना एनी डे बेटर है। अगर ये सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी का अगर 25,000 के बजाय 40,000 रेंट होता, तो सिनारियो कैसे चेंज हो जाता देख लीजिए। मेरा जो नेट सेविंग है रेंट में वो एकदम रिड्यूस होके 36 लाख हो जाता, और अगर बाय करता मैं वो हाउस तो 1 करोड़ 29 लाख हो जाता। तो अगर मेरा यही प्रॉपर्टी का 40,000 का रेंट है तो मुझे ये हाउस बाय करना चाहिए। अगर करंट जो 25,000 रेंट है, अगर 25,000 है तो मुझे रेंट पे रहना चाहिए। तो ये कैलकुलेटर एग्जैक्टली आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा कि कौन सा सिनारियो बेस्ट है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चैट बॉक्स में प्लीज डालिए तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, अभी सिर्फ एक दो स्लाइड्स है। हाँ, तो समरी करते हैं, लास्ट स्लाइड। जब भी आप घर लेना चाहते हो लॉजिकल डिसीजन लीजिए, बाय वर्सेस रेंट सिनारियो पूरा एनालाइज करके फिर डिसीजन लेना। हैपहैजर्ड वे में, इमोशनल वे में कभी भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में हैप्पी बनने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। सेकेंड चीज, आपके अगर आप डेट ट्रैप में फंसे हो तो सबसे पहला आज के दिन में आप कीजिए, लिस्ट बनाइए उसका, मतलब कौन से टाइप के लोन है आपके ऊपर, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कितना टेन्योर बचा हुआ है।
हायर इंटरेस्ट वाले लोन पहले उड़ा दीजिए। थर्ड पॉइंट हायर इंटरेस्ट वाले उड़ा दीजिए। फोर्थ पॉइंट है जो हमने सीखा, बिफोर प्रीपेइंग द होम लोन, मतलब जो आपको बोनस आता है या जो एक्स्ट्रा लमसम पैसा आपके पास होता है, कभी भी हैप्पीजार्ड वे में प्रीपे मत कर दीजिए। पहले आप समझिए कि एग्जैक्टली क्या बेटर होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रीपेमेंट या इन्वेस्टमेंट सिनारियो। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लीजिए, उसके बाद डिसीजन लेना प्रीपे करना है या इन्वेस्ट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर लेंड नेवर बोरो, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर ये कैलकुलेटर्स चाहिए, जो तीनों कैलकुलेटर मैंने बनाए आपको, बाय वर्सेस रेंट, उसका 499 रुपीज कॉस्ट है। प्रीपेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट का 499 है। और जो स्ट्रेटजीज बताए, फिनिशिंग द लोन इन अर्ली टाइम पीरियड, तो उसका 499 है। और आज के लिए ऑफर है, ये तीनों कैलकुलेटर आपको सिर्फ 500 रुपीज में मिलेंगे, तीनों कैलकुलेटर। इसका कोई अलग मतलब ऐसे 500 1500 नहीं देना है, 500 ही देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, तो मुझे ये नंबर पे, मेरा जो पर्सनल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको फाइल्स एक्सेल में भेज दूंगा। अगर ये सब जो मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा, लेकिन फिर भी आपको एक एडवाइस चाहिए कि मेरा जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है वो मैं कैसा करूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, अगर प्रीपे नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, तो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में करना चाहिए, या फिर मुझे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली अलोकेट करके चाहिए, तो मेरा वन टाइम फी है 999 रुपीज। वो भी आप ये कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ये फैसिलिटी लिया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। ये मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं वेरियस चीज़ों के ऊपर वीडियो डालते रहता हूँ। चैट बॉक्स में भी आप देखोगे तो मैंने लिंक डाला हुआ है, तो उस पर आप फॉलो कर सकते हो। और ये मेरे नंबर्स है, नंबर और ईमेल आईडी, जिससे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आपका एक क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, सेशन खत्म हो चुका है, कि आपको एक क्वेश्चन था कि जो प्रीपेमेंट वाला कैलकुलेटर समझना था, तो वो मैं आपको एक बता देता हूँ। तब तक आपको कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, या आपका अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चंस। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, अभी मुझे सिर्फ एक ही आपको पॉइंट दिखाना है। हेलो आदित्य जी। हाँ बोलिए। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी, दोनों में होम लोन के लिए कौन सा अच्छा है, मतलब ट्रस्ट वर्दी या अच्छा कौन सा मतलब है? आपका नाम? प्रवीण, प्रवीण पुरा। हाँ हाँ प्रवीण जी, आपको ना थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। आप बैंक से लोन ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे कम इंटरेस्ट रेट देने वाला बैंक आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें ही ये करना, मतलब वहां पे ही ट्रांसफर करना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट देता है, 6.80 का इंटरेस्ट रेट देता है। तो ये जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, उसमें आप एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट डाल के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको इंटरेस्ट कितना भरना है। अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक आपको 7% दे रहा है, और उनके मतलब जो भी चार्जेस होते हैं, ट्रांसफर चार्जेस या होम लोन चार्जेस, मतलब इनिशियल जो चार्जेस लेते हैं, वो आपको एक एक्स अमाउंट है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास आप गए, वो आपको 6.80 दे रही है समझो फॉर एग्जांपल, और उनके इनिशियल चार्जेस थोड़े हायर है। तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हो आप इंटरेस्ट दोनों सिनारियों में कितना दे रहे हो, वो हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। बैंक कोई मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप पैसा ले रहे हो, पैसा दे रहे नहीं हो, तो ट्रस्ट वर्दीनेस तो कोई मैटर नहीं करेगा सच। और बैंकिंग सिस्टम इंडिया का काफी ट्रांसपेरेंट है कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो ऐसे ट्रस्ट वर्दीनेस ये फैक्टर तो मेरे हिसाब से इतना ये नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस थैंक यू। एक क्वेश्चन था कि प्रीपेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो राइट हैंड साइड वाला आप ये देखिए, राइट हैंड साइड वाला, एक सेकेंड, हाँ, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ बॉक्स है ना, वो देखिए। जिनको भी नहीं समझा है उनको मैं बताता हूँ। उसमें तीन ही चीजें आपको डालनी है। करंट मार्केट कैप, करंट इंडिया का मार्केट कैप, गूगल में जाके स्ट्रेट सर्च करना करंट इंडियन मार्केट कैप। अगर आज ये सर्च करते हो तो एक नंबर आएगा। अभी आप सर्च करोगे ना, तो आपको एक नंबर आएगा 145 लाख करोड़। तो यहाँ पे 145 डाल दीजिए सीधा।
सेकंड आप सर्च कीजिए गूगल पे करंट नॉमिनल जीडीपी इंडिया का, तो आपको 208 लाख करोड़ आ जाएगा। सो सीधा नंबर डाल दीजिए 208। फिर थर्ड चीज आपको भरनी है एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ। अभी ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे? तो ऑफ कोर्स आप अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन मतलब इसका बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए कि नेक्स्ट 5 साल में तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया कितने जीडीपी ग्रोथ रेट से ग्रोथ होगा। मेरे हिसाब से 5% होगा, तो मैंने 5% डाला। अगर किसी का एक्सपेक्टेशन है 6%, तो 6% डालेगा। तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक नंबर आएगा, यहाँ पे आ रहा है 9%। तो करंट डेट पे अगर आप मेरे पास आओगे 1 लाख रुपया और आपने पूछा कि मैं प्रीपे करूं कि इन्वेस्ट करूं, मैंने इस पे नंबर डाल दिए, मुझे आया 9%। तो मैं आपके एनुअल इंटरेस्ट रेट जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है उससे कंपेयर करूंगा। 7 और 9 तो स्लाइटली डाइसी है, मतलब समझ लीजिए कि मैं इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपीज, तो मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से मुझे 9% मिल रहा है, लेकिन मैं मार्केट रिस्क ले रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिले ये 9%, 8% ही मिले या 7% ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेटर है कि मैं होम लोन प्रीपे कर दूं। मार्च का सिनारियो अलग था, मार्च में मार्केट डाउन था, तो इंडिया का मार्केट कैप 122 लाख करोड़ था, मतलब रिड्यूस हो गया था। वो टाइम पे अगर आप मेरे पास आते तो सेम नंबर में फील करता, तो यहाँ पे नंबर आता 13%। तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 7%, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है 13%, काफी 6% का डिफरेंस है। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तुम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में सीधा आपको बोल देता आग बंद करो, म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसा जो भी है। तो ये कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग में एक दिशा देगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रीपे करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हो, हैपहैज़ार्ड वे में कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई लोग प्रीपे कर दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। तो ये कैलकुलेटर आपको लॉजिक देगा डिसीजन लेने का। होप मैंने जो आंसर दिया है वो आपको समझ गया है। और कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑफ करके पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। और मेरा सेशन तो खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये ऑस्पिशियस डे के ऊपर 6 मतलब छुट्टी के दिन आपने 1 घंटा दिया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने आपको वैल्यू ऐड कर लिया होगा ऐसे, और आपको कुछ आइडिया मतलब कुछ नया आइडिया सीखने मिला होगा जिससे आपका डेट बर्डन कम हो सकता है। ऐसे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वेबिनार लेते रहता हूँ, बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, एवरी सैटरडे होते हैं 11 बजे। फर्स्ट टाइम मैं इवनिंग में कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सैटरडे भी एक नए सब्जेक्ट के साथ में आऊँगा। तो ये करने के पीछे मैं आपको, मेरा मिशन ऐसा है कि आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इंडिया का पॉपुलेशन 137 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इंडिया का ग्रोथ है उसका बेनिफिट सिर्फ 2 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो ये नंबर बढ़ाने के लिए मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होने के लिए मैं ये ऐसे सेशंस लेते रहता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसमें होता है, नो डाउट, लेकिन मैं ये मेरा एफर्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। तो जो भी मैं इनवाइट आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, उससे इरिटेट नहीं मत हो जाइए। इनफैक्ट वो आपके ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड करोगे तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, उनको नया इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो आप मुझे ऐसे हेल्प कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए, आपका नाम? श्याम हुआ, श्याम नारायण। सो द क्वेश्चन वाज कि अगर जैसे आपने जो करंट वो बताया मार्केट कैप जो जीडीपी है, तो उसका जो ये है कि जैसे ठीक है, अब बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन अभी मार्केट खराब है, तो हमारा उस बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाएगा फ्यूचर का वो कम दिखाएगा। दैट इज ड्यू टू वो कोविड का अभी चल रहा है। अगर ये कोविड हटेगा तो ये जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर अभी का सिचुएशन मतलब देख के बिना एनालिसिस किए हुए वो करेंगे तो हमें रिटर्न एक्चुअली 5 से हो सकता है 10% के आसपास हो सकता है। करेक्ट। मतलब ब्लाइंडली फीड नहीं कर सकते हैं। मेरे बोलने का मैं आपको बताता हूँ, इसका लॉजिकल जवाब देता हूँ। ये जो रेशो है ना मार्केट कैप टू जीडीपी, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ चीज है ना, वो सिंपल है, मार्केट कैप टू जीडीपी। तो वॉरेन बफे का इन्वेस्टमेंट करने का एक फिल्टर है।
कोई भी कंट्री में इन्वेस्ट करना है ना तो मार्केट कैप टू जीडीपी देखिए वो कंट्री का। करंटली इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी है 58 नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कितना है मार्केट कैप टू जीडीपी, 69 है। इंडिया का लास्ट 20 इयर्स का मार्केट कैप टू जीडीपी निकालोगे ना, डेटा निकालोगे तो 79 है, एवरेज 79 है। इसका मतलब है 79 मार्केट कैप टू जीडीपी 79 से जब भी कम होगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे आने वाले टाइम में। तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रिटर्न्स आएंगे नेक्स्ट 5 साल में, नो डाउट, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी कम है करंट सिनारियो में। लेकिन मैं डिसीजन क्या लेना चाहता हूँ कि मुझे जो 7% इंटरेस्ट रेट बैठ रहा है होम लोन में, वो मैं बचाने जाऊं कि मैं 9% पे मार्केट में पैसा डाल के 9% ये गेन करूं, ये डिसीजन मुझे लेना है। तो ये सिर्फ आपको गाइड दे रहा है, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। और जब भी बैड सिचुएशन होगी ना, मतलब तो मार्केट कैप कम ही होगा। मतलब आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये जो करंट मार्केट कैप 69 है वो 49 हुआ था 23 मार्च को, जब भी मार्केट डाउन हुआ था, सबसे लीस्ट मार्केट था तभी 49 था। वो टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते ना तो आपको नेक्स्ट 5 साल के रिटर्न्स दिखते अराउंड 14-15%। तो ऑफकोर्स वो टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो ये जो कैलकुलेटर है ना वो आपको दिशा दे रहा है, ये मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको दिशा दे रहा है कितना हो सकता है लॉजिकली हिस्ट्री को देख के। शायद मैंने मतलब आपको मेरा आंसर अगर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ रहेगा तो आप पूछ सकते हो वापस। नहीं, थैंक यू। यस, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं आपको मीटिंग एंड करता हूँ और नया सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। मैं इनवाइट आपको भेजूंगा ही। अगर आपको ये कैलकुलेटर्स खरीदने तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये बताऊंगा भी कैसे यूज करने। और मुझे ऐसा फीडबैक, आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट द सेम सेशन सो दैट people can take benefit. Saturday is working for us. Please plan on next Saturday, Sunday. ठीक है, चलेगा। ये आपका सजेशन मैं माइंड में रखूंगा और वापस रिपीट करेंगे इवनिंग में। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे 11 मॉर्निंग सेशन जो होगा वो सेम होगा। मैं आपको पर्सनली बात करते हैं आपसे और डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका बहुत बहुमूल्य टाइम मुझे दिया और आपने शांति से सुना। इसका एक फीडबैक फॉर्म में भेजूंगा आपको, वो प्लीज मुझे दीजिए भर के, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।